हो मेरे जीवन में चमका सवेरा, मिटा दिल से वो गम का अंधेरा। हरे खेतों में गाए कोई लहरा, यहाँ दिल पर किसी का न पहरा। रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में। आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। बचपन के जो गीत मैंने तमहीदी दौर में सुने उसमें ये गीत भी था, और ये बरस था 1956। और इसमें एकदम से जब बीच हिलोरी मना था, बीच में हिलोरी कहते, तो मैं बड़ा छोटा सा बच्चा था, मुझे समझ नहीं आता था ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो गीत है, इसमें जो उड़ान है, ये उस अदाकारा की है जिसने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम बनाए रखा। 6 बरस की उम्र में फातिमा के नाम से आई थी और बाद में नरगिस के नाम से जानी गई। रफली अराउंड 51 फिल्म्स तो उन्होंने की होगी, लेकिन वाकई उनकी जो उड़ान फिल्म इंडस्ट्री में रही है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान और मचान फिल्म इंडस्ट्री में बनाई है, वो अपने ढंग की अलग है। ये 1956 था और हालात बदले, वक्त बदला, फिर वही अदाकारा एक फिल्म में गा रही हैं, दौर जुनू में क्या क्या सूझी, क्या क्या हमने कर डाला, खुद ही गिरेबान फाड़ लिया है, खुद ही गिरेबान सीते हैं, जीना हमको रास न आया, हम जाने क्यों जीते हैं, क्या सावन क्या भादो अपने, सब दिन रोते बीते हैं। तो वही पंछी की तरह से उड़ती हुई अदाकारा 1956 में, 1967 में ये गीत गा रही हैं फिल्म रात और दिन में। ये एक तरह से हम देखें तो बस यहाँ उनका करियर ख़त्म होता है, क्योंकि बीच में गैप भी बड़ा आ गया था। फिल्म्स वो करती रहीं 60s में, लेकिन वो बात जो 50s में रही थी वो यहाँ पर नहीं रही, समय बदल गया। इसी फिल्म में कहीं पे मुकेश साहब भी कह रहे थे, और जो गीत वो गा रहे थे वो लता जी ने भी गाया, वो मुकेश साहब ने भी गाया, अलग अलग गाया, लेकिन ये गीत दरअसल नरगिस के आसपास से होके गुजर जाता है। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय, जिसका हो दीप वो बुझ नहीं पाए, जोत दिए कि दूजे घर को सजाए, रात और दिन दिया जले। ये गीत भी उसी फिल्म से है। ये जो अदाकारा हैं, इनके जो ज़िंदगी के अलग अलग मुकाम हैं, उसमें जब भी कभी मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ, मेरा ख़्याल है कि जितने रूप में ज़िंदगी को नरगिस ने जिया है, वो बहुत कम अदाकाराओं को मिला है। एक बड़ा ही मकबूल शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो नरगिस एक गुमनाम सा फूल, ज़्यादा लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन इनके ऊपर तो तवज्जो 6 बरस की उम्र में ही आ गई। बचपन में ही रोल करने शुरू कर दिया। 14 बरस की उम्र में तो वो महबूब साहब की फिल्म तकदीर कर रही थी, और उसके बाद फिर एक ज़िंदगी का हिस्सा
अलग रूप में दिखाई देता है नरगिस जी की ज़िंदगी का हिस्सा। अगर उस हिस्से को मैं ये कहूँ कि वो उनकी ज़िंदगी का रोमांटिक एरा है। 1947 में एक अपना सपना लिए हुए, अपने ही मन में अलग अलग ख्वाहिशें लिए हुए राज कपूर साहब फिल्म प्रोडक्शन की तैयारी शुरू करते हैं और पहली ही फिल्म जो वो बनाते हैं आग के नाम से, उस फिल्म में उन्हें जहां 2 अदाकारा मिल चुकी हैं, तीसरी उन्हें लेनी है और वो नरगिस के घर पहुंचे हैं। और जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो बेसन में सने हाथ से यूं बालों को ठीक करती हैं, कहती हैं कहिए, और राज कपूर उनको देखते रह जाते हैं। ये सीन लगभग ऐसा ही मिलता जुलता उन्होंने फिल्म बॉबी में दिया था, जब डिम्पल दरवाज़ा खोलती हैं ऋषि कपूर को। तो यहाँ से एक शुरू होता है सिलसिला इकट्ठे काम करने का, और एक के बाद एक कमाल की फिल्म्स दोनों करते चले जा रहे हैं। बरसात ने कमाल किया, आवारा बेमिसाल फिल्म थी, आहा नहीं भी चल पाई तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद में फिर श्री 420 ने एक रंगत जमा दी। श्री 420 के बाद ये जो चोरी चोरी फिल्म है, ये राज कपूर की आरके प्रोडक्शंस की नहीं है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी फिल्म दोनों की लगी हैं उसमें मुझे चोरी चोरी बहुत पसंद है। चोरी चोरी में जिस तरीके की टाइमिंग और ट्यूनिंग नरगिस और राज कपूर की रहती है, वो मुझे तो फाइनेस्ट ही लगती है। सारे रास्ते में झगड़ते लड़ते चले जाते हैं और आखिरी सीन तो कमाल है देखने लायक, और उसमें नरगिस की शादी प्राण साहब से होने वाली है और ये वहाँ पर पहुँचते हैं और ये जाकर के अपना जता देते हैं, क्योंकि किसी वजह से इनका अलगाव हो गया था, और आपस में दोनों बातचीत करते करते नरगिस इनके चेहरे पे एक थप्पड़ मारती हैं शिकायत के तौर पे कि तू क्यों गया था मुझे छोड़कर, और थप्पड़ मार के फिर उसे धीरे से सहलाकर उनके गले लग जाती हैं राज कपूर के। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, क्योंकि चोरी चोरी के बाद फिर इन्होंने कोई फिल्म इकट्ठे नहीं की। ये अलग बात है कि जागते रहो में एक गीत है जागो मोहन प्यारे, जिसमें राज कपूर को पानी का जो अभी तक प्यास लगा हुआ है वो पानी की प्यास बुझाती हैं घड़े से पानी पिलाकर, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। रोमांटिक एरा ख़त्म हो जाता। वजह क्या है, ये इस पर ज़्यादा मैं तफसील से नहीं जाना चाहता, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों को मालूम है कि कहाँ किस तरह की रिलेशनशिप्स कितनी गहरी रही हैं, लेकिन मैं इनकी जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी दोनों की है उस पर ज़रूर तवज्जो देना चाहता हूँ। इतना ज़्यादा एक दूसरे को ये पसंद करते थे कि रोल में जब उतरते थे, अब जैसे वो श्री 420 में एक सीन है, जैसे ये एक अपना मेडल बेचने गए हैं कि मैं अपना ईमान बेचने आया हूँ, उससे कबाड़ी से कह रहे हैं, वो तो पीछे नरगिस खड़ी कहती हैं ईमान ही बेच दिया तो फिर क्या रह गया। तो ये छोटे छोटे जो इन लोगों की आपस में नोक झोंक होती थी वो बड़ी कमाल थी, लेकिन नरगिस जानती थी कि इस रिलेशनशिप का कोई आगे भविष्य है नहीं, क्योंकि राज कपूर साहब ऑलरेडी मैरिड थे, और इस तरह से उन्होंने सोचा कि अलहदगी ही एक रास्ता है। महबूब साहब काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर ही रहे थे मदर इंडिया बनाने के लिए, और नरगिस मदर इंडिया में चली गई। आरके का दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया और एक नई दुनिया को तलाश करने लगी। होता क्या है कि अगर आप उत्साही इंसान हैं तो किनारों को छोड़कर समंदरों में जितनी दूर तक चले जाएंगे उतने ही गहरे जा कर के आपको खूबसूरत मोती मिलेंगे। ऐसा ज़िंदगी में होता है। तो नरगिस जी ने एक चांस लिया था और महबूब साहब की फ़िल्म मदर इंडिया जो 1957 में आती है, और वो अपने ढंग की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। ये कहा जाता है कि उसमें एक जगह पे आग लगी में दत्त साहब ने इनको बचाया था, और वैसे भी दत्त साहब इनको बहुत पसंद करते थे। जब वो रेडियो सिलोन के लिए काम करते थे तब भी इंटरव्यू लेने गए थे तो उनकी ख्वाहिश रहती थी कि कभी नरगिस उनकी रफ़ीक हयात बन जाएं। जज्बों में सदाकत हो, कुदरत मदद करती है, और एक दिन उनकी ज़िंदगी में आ गई। 1958 में विवाह कर लिया दोनों ने, और वो एक अपने ढंग का अलग ही विवाह है, क्योंकि उस विवाह के अंदर इतनी खूबसूरती है दोनों के बीच में, वो रिलेशनशिप इतनी कमाल की है। मेरा ख्याल है डार्लिंग जी कहते थे उनको ज़्यादातर दत्त साहब। वो अपने आप में एक बेहतरीन इंसान थे, बड़े कलाकार भी थे। तो यहाँ से जो ज़िंदगी शुरू होती है नरगिस की, अब उसने फिल्म्स तो करनी बहुत कम कर दी थी, बहुत कम के मतलब कुछ अच्छी फिल्म मिल रही थी तो उनको कर भी रही थी, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अब फिल्मों से संन्यास ले लिया था। अब आप देखिए कि अदालत एक ऐसी फिल्म है
जिसमें उनका जो रोल है अलग ही ढंग का है। वो बहुत कमाल की तरीके से उसको अदा करती हैं। अदालत के बाद में मैं जिस तरीके से उनकी एक फ़िल्म देख रहा था, अनहोनी, वो भी एक बेहतरीन फ़िल्म है। मुझे जहाँ तक ख़्याल पड़ता है कि अलग-अलग रोल जो वो करती थी, उसमें जैसे जोगन का रोल है। एक कमाल की बात इन ख़ास है नरगिस जी की कि 1949 में जब फ़िल्म बनती है अंदाज़, तो अंदाज़ में दोनों मौजूद हैं। राज कपूर साहब भी हैं और दिलीप कुमार भी हैं। वो एक तरह से कंपटीशन है दोनों कलाकारों के बीच में। लेकिन मैंने उस फ़िल्म को 3 बार तो कम से कम देखा है और वो अपने ज़माने की बड़ी हिट फ़िल्म है। मुकेश साहब ने बड़े ही खूबसूरत गीत उसमें गाए थे। और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे अगर। जितने भी गीत इसमें थे मुकेश साहब के, वो सब दिलीप साहब पे थे और रफ़ी साहब का गीत राज कपूर साहब पे था। लेकिन अदाकारी की अगर बात कहें, ये रोल जो दिलीप साहब को मिला था, ये बड़ा ही पावरफुल रोल था और बड़ी कामयाबी से उन्होंने निभाया। और तीनों ने इस फिल्म में अपने इसमें बड़ी एक लिबरेटेड लड़की के रूप में काम करती हैं नरगिस जी। बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। इस फिल्म की खासियत ये भी थी कि इटर्नल ट्रायंगल के तौर पे इतने बड़े पैमाने पे बनी हुई ये पहली फिल्म थी। और इस फिल्म में जहाँ अदाकारी कमाल थी, जहाँ गीत कमाल थे, वहीं इसका संगीत भी लाफानी माना जाता है। आज तक हम उन गीतों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो जो सफ़र शुरू हुआ था इतने बरस पहले, उसमें उन्हें यूँ लगने लगा, वो समझ गई इस बात को कि अब फिल्म उन्हें नहीं करनी, क्योंकि घर गृहस्थी हो गई और बड़े ही खूबसूरत 3 बच्चे उनकी ज़िंदगी में आ गए। लेकिन एक फ़िल्म काफ़ी अरसे से अटकी पड़ी थी, और रात और दिन, उसे जाकर के उन्होंने वो उसमें एक स्किज़ोफ्रेनिया का जैसे होता है ना, एक बीमारी होती है, ऐसा एक रोल उन्होंने उसमें अदा किया था नरगिस जी ने। वो बड़ी ही अपने ढंग की कमाल की फ़िल्म मुझे लगती है, और क्या किरदार निभाया, यहाँ तक कि उसमें उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, जितना मैं उनकी फ़िल्म्स को देखता हूँ, जितना मैं उन्हें उन रोल्स में उतरते हुए देखता हूँ, और उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी में पहले से जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पावरफुल हिस्सा है, वो है ह्यूमनिज़्म। जैसे सुनील दत्त साहब कहा करते थे कि भाई एक बार मेरी सिस्टर बीमार हो गई और मेरे पास वक्त नहीं था, तो नरगिस जी पीछे से, अभी शादी नहीं हुई थी, गई और जाकर के उन्होंने उनको पूरे का पूरा इलाज कराया और ध्यान कराया। तो ये जो एक ह्यूमनिस्टिक स्ट्रिक उनमें थी, अब उन्होंने इसको एक बड़ा रूप दिया। स्पेस्टिक किड्स जो हैं, उनके लिए जाकर के वो काम करती थी। अब वो बड़े बड़े पैमाने के काम करने लग गई थी सोसाइटी के लिए। यहाँ तक भी हुआ कि उन्हें राज्यसभा में भी मेंबर बनाया गया, और हिंदुस्तान की बड़ी चहेती अदाकार वो थी। वक्त आगे बढ़ता चला गया, बीमारी ने आकर घेर लिया, और बीमारी भी इतनी ख़तरनाक कि जिसके लिए जान लड़ा दी। सुनील दत्त साहब ने उनको ठीक करने के लिए अमेरिका भी लेकर गए, लेकिन आखिरकार हुआ वही कि 3 मई 1981 को नरगिस ने ये दुनिया छोड़ दी। 3 मई आज ही है, और आज बरस 2020 है, और वो 81 था। दुख की बात ये भी है कि 7 मई को संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज़ होनी थी, लेकिन 3 मई को नरगिस जी रुखसत हो गई, अपनी बेटे की पहली फिल्म भी नहीं देख सकी। कहा यह भी जाता है कि जब वो प्रीमियर हुआ तो उसमें वो कुर्सी खाली रखी गई थी जिस पे नरगिस जी को बैठना था। जितना मैंने सुना है, मैंने ये भी सुना है कि 2 मई को वो कोमा में चली गई थी। 2 मई को कोमा में चली गई और 3 मई को उनका इंतकाल हो गया। ये 81 की बात है, और आज 2 मई, मतलब जो कल मैंने बात कही 2 मई को राज कपूर साहब के बारे में, तो 2 मई 1988 को राज कपूर साहब भी कोमा में चले गए थे। ये कैसा इत्तेफाक है कि 2 मई 81 को कोमा में जाती हैं नरगिस जी, और वो सिर्फ एक दिन बाद दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, और राज कपूर 1 महीने जंग लड़ते हैं ज़िंदगी के लिए, और उसके बाद वो 2 जून को रुखसत होते हैं 1988। ये जन्म एक चीज़ है,
इस जन्म से आगे भी कुछ होता है। अगर हम मान के चलें, ये रिश्ते 2-4 पल के नहीं होते, ये जन्म जन्मांतर के रिश्ते होते हैं और इन्हें हमें इसी रूप में मानना चाहिए। मुझे मदर इंडिया भी उनकी जो पिक्चर है, जिस तरह से उन्होंने उसमें दुनिया में घर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्या दर्द है। मतलब मैं कहता हूँ कि सब्सटेंस एंड एसेंस ऑफ ए वुमन। कितने हालात से गुजरती है राधा उस फिल्म में, कितने दुख सहती है वो, और उसके बाद अपने बेटे को गोली मारने की जिम्मेदारी भी उसी पे आती है। किस तरह की फिल्म्स बनती थी, कैसे वो लोग उसको करते थे। राजकुमार साहब इनके पति का रोल करते हैं, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त इनके बेटों का रोल करते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि कितने बड़े फिल्म निर्माता होते थे वो लोग, जैसे महबूब साहब। क्या कंसेप्ट होता था, क्या लार्जर देन लाइफ उनके सामने होती थी। आग फिल्म जब बनी तो उसमें नरगिस जी ने भी अदाकारी की, लेकिन आग फिल्म चली नहीं और लोगों को ये लगने लगा था कि राज कपूर का सितारा बुलंदी की तरफ नहीं जा पाएगा, जिसकी पहली ही फिल्म पिट गई। लेकिन वो एक विजनरी थे, वो ड्रीम मर्चेंट थे, वो सपनों के सौदागर कहते थे अपने आप को। और अगली फिल्म बरसात ने ये जाहिर कर दिया, ही हैज़ कम टू स्टे। गीत भी कमाल। इन दोनों के ऊपर जो गीत पिक्चराइज होते थे, रमैया बस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। मैं ये कहता हूँ कि इतनी लिरिकल रिलेशनशिप फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम मैंने इतनी तलाश करने के बाद भी किसी की देखी नहीं। मतलब वो मिलते थे और सुर बरसते थे। तेरे बिना आ गई चांदनी तू आ, और उसके बाद घर आया मेरा परदेसी। कितनी बड़ी ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग हुई। सुबह से रिहर्सल चल रही है, रात को रिकॉर्डिंग होनी है और एक बीट पसंद नहीं आ रही है राज कपूर साहब को, और वो फिर एक नौटंकी में बजाने वाले ढोलकी वाले को लाते हैं जिनका नाम लाला है। वो जब बीट बजा यही बीट चाहिए थी राज कपूर साहब को। अब फिल्म की रिकॉर्डिंग होती है गाने की। क्या कमाल के लोग थे। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब इन गीतों की रिकॉर्डिंग होती होगी कितना लुत्फ उनको आता होगा। रसिक बलवा दिल क्यों लगाया। मैं कहता हूँ जो दर्दीले गाने भी होते थे उस पर भी नरगिस जी कमाल ही करती थी। ना छेड़ो कल के अफसाने, करो इस रात की बातें, और इसी में दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो। अलग अलग तरह के जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए। वजह ही बनी दुनिया से रुखसत होने की। वक्त तो नहीं था ये। 1929 में दुनिया में आई और वो दिन था 1 जून, और दुनिया से रुखसत हो गई 1981 में 3 मई को। तो ये भी अजीब इत्तेफाक है कि 1 जून सालगिरह है नरगिस जी की और 2 जून 1988 को राज कपूर दुनिया से रुखसत है। अजीब सी तालमेल है। मुझे कई बार यूँ लगता है कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता था। ओहो हो, याद आता है वो दौर, याद आते हैं वो चेहरे, याद आते हैं वो लोग। मैं बोलने लगता हूँ, दिन शुरू होता है, सुबह होती है और न जाने किस तरह से कुछ भी सामने आ जाता है। कल मैं 2 मई को राज कपूर साहब का जिक्र कर रहा था
और आज मैं 3 मई को नरगिस जी का जिक्र कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच जितनी फिल्म्स भी इन्होंने इकट्ठे की हैं वो सभी फिल्म्स अपने ढंग की कमाल थी। नरगिस जी का तो खैर ये था, चाहे वो बलराज साहनी साहब के साथ में काम कर रही हैं, चाहे वो प्रदीप कुमार साहब के साथ में काम कर रही हैं, वो किसी भी कलाकार के साथ में काम कर रही हैं, वो 100% ही देती थी अपना। बचपन से ही तराश लिया था उन्होंने अपने हुनर को और बहुत नाम किया और बहुत ही उम्दा काम किया अपने इस मुख्तसर से लगभग 51-52 साल के जीवन में। बस सब कुछ छोड़कर जब वो दुनिया से गईं, बच्चे तो अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुए थे, लेकिन सुनील दत्त साहब एक ऐसे कर्मयोगी कि उन्होंने पूरे परिवार को जमाए रखा और किस किस रास्ते से होकर गुजरी उनकी ज़िंदगी। जब फिल्म यादें बना रहे थे सुनील दत्त साहब, अकेले सिंगल एक्टर फिल्म दुनिया की अकेली, उसमें नरगिस जी की आवाज़ सुनाई देती है। नरगिस जी हमेशा तैयार रहती थी उनके साथ काम करने को, उनकी मदद करने को। और अजंता आर्ट्स के ट्रुप को लेकर के वो लोग जाया करते थे फ़ौजियों को मनोरंजन देने के लिए सरहदों पे। ये कमाल यही एक जोड़ी कर सकती थी और इस जोड़ी ने दुनिया को ये मिसाल दी कि मोहब्बत अगर विवाह में भी कन्वर्ट होती है तो मोहब्बत और दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। आज नरगिस जी याद आई, दत्त साहब का भी चेहरा दिखाई दे रहा है। सुनील दत्त साहब भी कितने कमाल के इंसान थे। बस यही एक यादों का जजीरा है, इसी को देखते देखते जीवन आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज दिन हो गए 44 और अभी तो यात्रा बहुत दूर है, क्योंकि लॉकडाउन जो खुलेगा वो 17 अप्रैल को खुलेगा, 17 मई को खुलेगा। अप्रैल तो पीछे रह गया। कोई बात नहीं, देखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं दिन को फिर से नरगिस जी को याद करते हुए। आप सबके लिए बहुत दुआएं।